नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद रवि पर। दोस्तों आज के इस क्लास में हम कंप्यूटर जीके पढ़ने जा रहे हैं। दोस्तों कंप्यूटर जीके एक ऐसा सब्जेक्ट है जिससे 5 से 6 प्रश्न एग्जाम में पूछे ही जाते हैं, चाहे वह एग्जाम यूके SSC का हो या फिर यूके PSC का। उत्तराखंड के अलावा दोस्तों आपका सेंट्रल लेवल के एग्जाम में भी और रेलवे के एग्जाम में भी कंप्यूटर पूछा ही जाता है। आज की इस क्लास में जितने भी हम क्वेश्चन पढ़ेंगे ये सभी आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर से लिए गए हैं, ठीक है। और यही प्रश्न दोस्तों आपके आने वाले एग्जाम में भी पूछे जाएंगे। देखिए कंप्यूटर एक छोटा सा सब्जेक्ट है, इसके कुछ चुनिंदा टॉपिक होते हैं जिससे क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं, चाहे वह इनपुट आउटपुट हो, मेमोरी हो, सॉफ्टवेयर हो, हार्डवेयर हो, ठीक है, या फिर लैंग्वेज हो। तो कुछ जो टॉपिक हैं उन्हीं से बार बार प्रश्न बनते हैं, तो इसलिए दोस्तों हम उन टॉपिक्स को भी क्लियर कर लेंगे जिससे आपका एग्जाम में क्वेश्चन गलत ना हो, ठीक है। तो प्लीज़ आप कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये क्लास कैसी लगी। अगर आपका अच्छा रिस्पॉन्स आएगा तो दोस्तों हम आगे इस क्लास को कंटिन्यू रखेंगे और आपके 7-8 पार्ट दे देंगे जिससे दोस्तों आपका लगभग कंप्यूटर पूरा हो सके, ठीक है। तो चलिए शुरू कर लेते हैं आज के अपनी इस क्लास को, जिसका पहला क्वेश्चन रहेगा। बताना है फ्रेंड्स आपको 8 लगातार बीटों की सीरीज को क्या कहा जाता है। देखिए 8 लगातार बीटों की सीरीज को बाइट कहा जाता है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए, ठीक है। तो एक बाइट बराबर कितने बिट होते हैं, तो दोस्तों 8 बिट होते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन ए आपको याद रखना है। इसी प्रकार आपसे पूछ लिया जाए कि 1 जीबी में कितनी MB होती हैं, तो 1 जीबी में दोस्तों 1024 MB होती हैं, ठीक है। इसी प्रकार आपसे पूछ लिया जाए कि 1 MB में कितनी KB होती हैं, तो आपको बताना होगा 1024 KB, ठीक है। इसी प्रकार दोस्तों आपसे पूछा जाएगा कि 1 TB में कितनी GB होती हैं, तो 1 TB में दोस्तों 1024 GB होती हैं, ठीक है। तो ये कुछ दोस्तों मेमोरी से संबंधित प्रश्न हैं जो कि एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, तो आपको याद रखनी है। अगला प्रश्न है कि वेब पेज का एक वर्ड जिसे क्लिक करने पर दूसरा डॉक्यूमेंट खुलता है उसे कहते हैं। देखिए वेब पेज का एक वर्ड जिसे क्लिक करने पर दूसरा डॉक्यूमेंट खुल जाता है तो उसे हाइपरलिंक कहते हैं। सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सुपर कंप्यूटर नहीं है, तो सुपर कंप्यूटर के बारे में पूछा है। तो देखिए क्रे 3, साइबर 205 और परम, ये तीनों तो दोस्तों आपके सुपर कंप्यूटर हैं। जो फ्लोक 15 है ये दोस्तों एक सुपर कंप्यूटर नहीं है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि भारत का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा था, तो वह दोस्तों परम था। अगला प्रश्न है कि एंड्रॉयड है, तो एंड्रॉयड क्या होता है, तो ये दोस्तों एक प्रकार का एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है, एक प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए, ठीक है। तो आप देखते होंगे कि एंड्रॉयड मोबाइल जो आते हैं, ठीक है, तो वो क्या होता है, आपका एक ऑपरेटिंग सिस्टम ही होता है, ठीक है। अगला प्रश्न है कि कंप्यूटर में प्रयुक्त गणित कहलाता है। देखिए कंप्यूटर में जो प्रयुक्त होने वाला गणित होता है उसे बूलियन अलजेब्रा कहते हैं, ठीक है। बूलियन अलजेब्रा कहा जाता है दोस्तों गणित जो कंप्यूटर में प्रयुक्त होता है, ठीक है। अगला प्रश्न है कि कंप्यूटर की भाषा में रैम का अर्थ होता है। तो देखिए रैम का अर्थ जो होता है तो फुल फॉर्म पूछी है, तो रैम की फुल फॉर्म होती है रैंडम एक्सेस मेमोरी, ठीक है। तो रैंडम एक्सेस मेमोरी ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। ये जो मेमोरी है ये आपकी अस्थायी मेमोरी होती है जिसे वोलेटाइल मेमोरी भी कहते हैं। मतलब ये एक ऐसी मेमोरी होती है कि जब आप अपना कंप्यूटर ऑफ करते हैं, उसे बूट करते हैं, तो ये इस मेमोरी में जो डाटा होता है तो वह ऑटोमेटिक दोस्तों डिलीट हो जाता है।
ठीक है। तो ये एक प्रकार की अस्थिर मेमोरी है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। और दोस्तों एक होता है रूम। रूम जो होता है ये दोस्तों आपकी एक स्थिर मेमोरी है, जिसकी फुल फॉर्म है रीड ओनली मेमोरी, ठीक है। ये फुल फॉर्म भी याद रखनी है आपको। इसे बोलेंगे नॉन वोलेटाइल मेमोरी, ठीक है। इसमें क्या होता है, ये स्लो होती है, मतलब इसमें जो प्रोसेस होती है इस मेमोरी में, रूम में, तो वह दोस्तों स्लो होती है, ठीक है। पर इसमें जो डाटा होता है तो वह स्थिर रहता है, चाहे आप कंप्यूटर कितने भी समय तक बंद रखें तो आपका इसमें से जो डेटा होगा तो वह डिलीट नहीं होगा, ठीक है। तो याद रखिएगा आप, जो कि इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा दोस्तों और कुछ भी फुल फॉर्म होती हैं, जैसे ALU, CPU, ठीक है। तो ALU क्या होता है, तो ये होता है दोस्तों अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, CPU सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ठीक है। एक होता है दोस्तों CD कंपैक्ट डिस्क, ठीक है। तो ये फुल फॉर्म भी पूछ ली जाती हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण है। देखिए ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण हमें बताना है, तो विंडोज, लिनक्स, मैक OS, ये तीनों जो है दोस्तों आपके ऑपरेटिंग सिस्टम है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी, ठीक है। देखिए कुछ जो होते हैं आपके सॉफ्टवेयर होते हैं, कुछ दोस्तों हार्डवेयर। देखिए जो भौतिक रूप में होते हैं तो वह आपके हार्डवेयर होते हैं, मतलब जिन्हें हम छू सकते हैं, देख सकते हैं, तो वह सभी आपके हार्डवेयर हैं। जैसे कीबोर्ड, माउस, CPU, मॉनिटर, प्रिंटर, स्कैनर, ये सभी क्या हैं, ये आपके हार्डवेयर होते हैं, ठीक है। विंडोज, लिनक्स, मैक OS, ठीक है। तो ये जो हैं ये सभी आपके सॉफ्टवेयर होते हैं, और सॉफ्टवेयर दोस्तों एक प्रकार के ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं, ठीक है। ये सभी प्रश्न दोस्तों बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, जो आपका क्लर्क का और उससे पहले दोस्तों आपका स्टेनो का एग्जाम हुआ था उसमें भी पूछे गए थे, ठीक है। अगला प्रश्न है कि 1 टेराबाइट में शामिल हैं। तो ऊपर आपको मैंने मेमोरी के बारे में बताया कि 1 टेराबाइट में, एक टेराबाइट में 1024 GB डाटा होता है, ठीक है, गीगाबाइट। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1024 गीगाबाइट, ठीक है। 1024 किलोबाइट कितने के बराबर होता है, तो ये होता है दोस्तों 1 MB के बराबर, ठीक है। 1024 मेगाबाइट किसके बराबर होता है, तो ये होता है दोस्तों 1 GB डाटा के बराबर, और 1024 बाइट बराबर होता है 1 KB, ठीक है। तो ये सभी चीज़ें आपको याद रखना है। और ऊपर हमने पढ़ा था कि 1 बाइट बराबर 8 बिट होते हैं, ठीक है, 8 बिट होते हैं। तो ये मेमोरी से संबंधित प्रश्न है, और यहाँ से प्रश्न दोस्तों बनता ही है। अगला प्रश्न है कि ईमेल के माध्यम से भेजे जाने वाले अवांछित वाणिज्यिक संदेशों को कहा जाता है। देखिए ईमेल के माध्यम से जो अवांछित वाणिज्यिक संदेश होते हैं, ठीक है, तो उन्हें हम स्पैम कहते हैं। सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है कि भारत का IT अधिनियम किस वर्ष अस्तित्व में आया। तो IT अधिनियम की बात हो रही है, IT अधिनियम, ठीक है। तो IT अधिनियम जो आया था तो ये दोस्तों 2000 में आया था, और ये दोस्तों पुलिस कांस्टेबल 2022 के एग्जाम में पूछा गया था। अगला प्रश्न है कि कंप्यूटर के संदर्भ में चाणक्य नाम है। तो देखिए ये भी प्रश्न आपका बना हुआ है, ठीक है। तो चाणक्य क्या है, तो चाणक्य दोस्तों ये कंप्यूटर के एक फंट का नाम है, जो कि हिंदी फंट होता है, ठीक है। देखिए कंप्यूटर में 2 प्रकार के फंट होते हैं हिंदी वाले, एक यूनिकोड और दूसरा नॉन यूनिकोड, ठीक है। तो नॉन यूनिकोड और यूनिकोड में कौन कौन से फंट आते हैं उन्हें देख लेते हैं। देखिए यूनिकोड फंट में मंगला, अपराजिता, एरियल यूनिकोड, MS, ठीक है, और कोकिला, ये फंड आते हैं, ठीक है। और जो नॉन यूनिकोड फंड होता है तो उसे लिगेसी फंड भी कहते हैं, जिसमें कुर्तिदेव, चाणक्य, देवनागरी और शारदा
फंड आते हैं। ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा। ये दोस्तों उत्तराखंड एसआई के एग्जाम में भी पूछा गया था और पीछे दोस्तों जो आपका पटवारी लेखपाल या फिर वीडियो वाला एग्जाम हुआ था तो उसमें भी पूछा गया था कि चाणक्य क्या है। ठीक है, तो चाणक्य क्या है इस प्रकार से पूछा गया था। तो ये दोस्तों हिंदी का एक फंड होता है। अगला प्रश्न है कि, और हाँ देखिए, अब कुछ को नहीं पता होगा कि फंट क्या होते हैं, तो जिसमें दोस्तों हम टाइपिंग करते हैं, हिंदी टाइपिंग करते हैं जिस फंट में, तो उसी को दोस्तों हम फंट बोलते हैं। ठीक है, फॉन्ट बोलते हैं। अगला प्रश्न है कि पीटीआई का पूर्ण रूप है, तो पीटीआई की फुल फॉर्म बतानी है, तो इसकी फुल फॉर्म है प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया। सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए। ठीक है, और प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया की जो स्थापना हुई थी तो वह आपकी 27 अगस्त 1947 को हुई थी। और किसने की, तो कस्तूरी श्रीनिवासन के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, कहाँ पर, तो मद्रास, चेन्नई में। अगला प्रश्न है कि वह इंटरनेट एड्रेस जो रोजाना नहीं बदलता कहलाता है। देखिए, वह इंटरनेट एड्रेस जो रोजाना नहीं बदलता तो वह आपका स्टैटिक आईपी एड्रेस कहलाता है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है कि http www.google.com.in में निम्न में से कौन प्रोटोकॉल है। तो देखिए, इसमें हमें बताना है कि इसमें से कौन सा प्रोटोकॉल होता है। तो देखिए, इसमें जो प्रोटोकॉल होता है तो वह आपका HTTP होता है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ठीक है, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, www की फुल फॉर्म होती है वर्ल्ड वाइड वेब। ठीक है, अगला प्रश्न है कि में लिखी प्रोग्राम को ट्रांसलेट करने के लिए कंपाइलर का प्रयोग होता है। देखिए, किस लैंग्वेज में लिखे प्रोग्राम को ट्रांसलेट करने में कंपाइलर का प्रयोग होता है, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मशीनी लैंग्वेज। जो मशीनी लैंग्वेज होती है जैसे फोर्ट्रॉन, ठीक है, तो ऐसे लैंग्वेज को दोस्तों प्रोग्राम में ट्रांसलेट करने के लिए कंपाइलर का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो जो कंपाइलर है ये दोस्तों एक ट्रांसलेटर के रूप में कार्य करता है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि अनप्रोसेस्ड आइटमों का कलेक्शन है। तो देखिए, अनप्रोसेस्ड जो आइटम्स होते हैं तो उनका कलेक्शन क्या कहलाता है, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, रिपोर्ट्स। ठीक है, तो रिपोर्ट्स कहलाता है दोस्तों अनप्रोसेस्ड आइटम्स का। अगला प्रश्न है कि कंप्यूटर के अन्य सभी कंपोनेंट की गतिविधियों को कोऑर्डिनेट करने वाला सीपीयू का भाग है। देखिए, कंप्यूटर के अन्य सभी कंपोनेंट की गतिविधियों को कोऑपरेट करने के लिए, कोऑर्डिनेट करने के लिए किस भाग का यूज किया जाता है, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कंट्रोल यूनिट। जो सीपीयू होता है तो सीपीयू का ही एक भाग है कंट्रोल यूनिट। ठीक है, और एएलयू। ठीक है, तो और एक होता है दोस्तों रजिस्टर। तो ये सीपीयू के 3 भाग होते हैं, कंट्रोल यूनिट, एएलयू और रजिस्टर। ठीक है, तो जो कंट्रोल यूनिट है इसका प्रयोग दोस्तों कोऑर्डिनेट करने के लिए प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न रहेगा, फॉन्ट और स्टाइल चेंज करने के लिए किस मेन्यू का प्रयोग किया जाता है। देखिए, फॉन्ट और स्टाइल चेंज करने के लिए जिस मेन्यू का प्रयोग किया जाता है तो वह दोस्तों आपका फॉर्मेट कहलाता है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, तो फॉर्मेट में क्या होता है, आपका फॉन्ट चेंज किया जाता है, स्टाइल चेंज किया जाता है। जैसे आप अगर टाइपिंग कर रहे हैं या कुछ भी दोस्तों कंप्यूटर आप बना रहे हैं तो उसका जो फॉन्ट चेंज करेंगे, इसका जो स्टाइल चेंज करेंगे, तो उस मेन्यू को हम क्या बोलेंगे, तो फॉर्मेट बोलेंगे। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक पेरिफेरल डिवाइस नहीं है। तो पेरिफेरल डिवाइस क्या होता है, अभी ऊपर मैंने आपको बताया था हार्डवेयर। देखिए, कंप्यूटर में जितने भी हार्डवेयर होते हैं तो कुछ आंतरिक होते हैं, कुछ बाह्य होते हैं। बाह्य कौन कौन से होते हैं, जैसे आपका कीबोर्ड, माउस, ठीक है, और मॉनिटर, ठीक है, और दोस्तों आपका स्कैनर, प्रिंटर, ये सभी क्या हैं, तो ये दोस्तों आपके बाह्य वाले हार्डवेयर होते हैं। एक होते हैं दोस्तों आंतरिक वाले, जिसमें ड्राइव वगैरह लगी होती हैं जो मदरबोर्ड में लगे होते हैं। ठीक है,
तो इसमें हमें बताना है कि पेरिफेरल डिवाइस कौन से होते हैं। तो दोस्तों जो आपका मदरबोर्ड है तो ये आपका पेरिफेरल डिवाइस है, क्योंकि ये आपका सीपीयू के अंदर लगा होता है। ठीक है, तो याद रखिएगा जो प्रिंटर है, मॉनिटर है, कीबोर्ड है, तो ये दोस्तों बाहर वाले हार्डवेयर होते हैं। ठीक है, जिन्हें हम पेरिफेरल डिवाइस कहते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा कि जितने भी हार्डवेयर हम बाहर से जोड़ते हैं तो वह सभी आपके पेरिफेरल डिवाइस होते हैं। ठीक है, तो देखिए कि सीपीयू के बाह्य रूप से जोड़ने वाले डिवाइसों को पेरिफेरल डिवाइस कहते हैं, जिसे जैसे प्रिंटर, मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस आदि। जबकि मदरबोर्ड, हार्ड डिस्क, सीपीयू के महत्वपूर्ण भाग जो सीपीयू में होते हैं, तो ये सभी आपके क्या कहलाते हैं, तो ये आपके नॉन पेरिफेरल डिवाइस कहलाते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा आम तौर पर कंप्यूटर का एक पेरिफेरल डिवाइस नहीं है। तो देखिए पेरिफेरल डिवाइस फिर आया, तो इसमें माउस होगा, कीबोर्ड होगा, ठीक है, प्रिंटर होगा, जो हार्ड ड्राइव है तो ये दोस्तों आपका पेरिफेरल डिवाइस नहीं होगा। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, तो ये नॉन पेरिफेरल डिवाइस है। ठीक है, और जो माउस हुआ, ठीक है, कीबोर्ड हुआ, माउस हुआ, कीबोर्ड हुआ, तो ये दोस्तों आपके इनपुट डिवाइस होते हैं। ठीक है, और जो प्रिंटर है तो ये आपका आउटपुट डिवाइस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सीपीयू का कौन सा भाग आकलन करता है और निर्णय लेता है। तो देखिए सीपीयू का वह भाग जो आकलन करता है तो वह अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट होता है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, एएलयू, जो कि सीपीयू का एक पार्ट है। ठीक है, मैंने सीपीयू के आपको 3 पार्ट बताए थे, एक एएलयू, ठीक है, एक रजिस्टर और तीसरा दोस्तों कंट्रोल यूनिट। ठीक है, सीयू, कंट्रोल यूनिट। तो ये 3 पार्ट होते हैं दोस्तों आपके सीपीयू के। सीपीयू की फुल फॉर्म क्या होती है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ठीक है, तो देखिए सीपीयू मुख्यतः 3 भागों एएलयू, सीयू और रजिस्टर में विभाजित होता है। सभी प्रकार की तुलनाएं एवं गणनाएं अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट ही करता है, जबकि सीयू कंट्रोल यूनिट सीपीयू का मैनेजर होता है, जो डाटा को सभी प्रकार से नियंत्रित रखता है। अगला प्रश्न है कि मेमोरी और एएलयू के मध्य डाटा का अंतरण करता है। देखिए मेमोरी और एएलयू के बीच में जो डाटा का अंतरण करता है तो वह कंट्रोल यूनिट करता है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है कि मदरबोर्ड है, तो क्वेश्चन आपसे बन जाएगा कि मदरबोर्ड क्या होता है। तो देखिए जो मदरबोर्ड होता है तो ये एक सर्किट बोर्ड होता है जिसमें पेरिफेरल डिवाइस जुड़े होते हैं। ठीक है, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, तो ऐसा सर्किट बोर्ड जिसमें पेरिफेरल डिवाइस जुड़े होते हैं। मदरबोर्ड किसी भी कंप्यूटर का सर्किट बोर्ड होता है जिसमें धातु द्वारा निर्मित महीन धागों के समान संरचनाएं होती हैं, जैसे जिसे बस कहते हैं। मतलब जो संरचनाएं होती हैं उन्हें क्या कहते हैं दोस्तों, बस कहते हैं। देखा होगा आपने कि एक दोस्तों जो चिप टाइप की होती है तो उसमें ऐसे धागे से बने होते हैं जो तार के रूप में काम करते हैं, जो दोस्तों इलेक्ट्रिसिटी को संचालित करने के लिए काम करते हैं। ठीक है, तो बस के द्वारा विभिन्न संकेतों या सूचनाओं का आदान प्रदान विद्युत प्रवाह के रूप में होता है। यह कंप्यूटर की बुनियाद है। कंप्यूटर में प्रोसेसर विभिन्न प्रकार के कई मदरबोर्डों पर स्थापित किए जाते हैं। कई मदरबोर्ड पर स्थापित किए जाते हैं। यह कंप्यूटर का मुख्य पटल होता है। ठीक है, तो कंप्यूटर का मुख्य पटल क्या होता है तो आपको बताना होगा मदरबोर्ड। अगला प्रश्न है कि मदरबोर्ड कंपोनेंट्स के बीच सूचना के माध्यम से ट्रेवल करता है। तो देखिए मदरबोर्ड जो होता है तो ये आपका बसेस के माध्यम से ट्रेवल करता है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, तो मदरबोर्ड कंपोनेंट्स के बीच सूचना बसेस के माध्यम से ट्रेवल करती हैं। 24वां प्रश्न है कि निम्न में से कौन कंप्यूटर के किसी एक घटक से दूसरे घटक तक विभिन्न कमांड या कंट्रोल सिग्नल प्रसारित करता है। तो देखिए जो एक घटक से दूसरे घटक तक विभिन्न कमांड या कंट्रोल सिग्नल प्रसारित करता है तो वह दोस्तों आपका होता है कंट्रोल बस। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है,
अगला प्रश्न है कि मदरबोर्ड पर सीपीयू तथा मदरबोर्ड पर लगे दूसरे पुर्जों को जोड़ता है। तो ये दोस्तों सिस्टम बस जोड़ता है। ठीक है, तो सिस्टम बस का कार्य क्या होता है? तो इसका कार्य होता है कि जो मदरबोर्ड पर सीपीयू तथा मदरबोर्ड पर लगे दूसरे पुर्जे होते हैं उन दोनों को आपस में जोड़ना। ठीक है, तो ये थी दोस्तों आज की हमारी क्लास, जिसमें हमने 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस किए। ठीक है, आगे भी दोस्तों हम इन्हें करते रहेंगे। अगर आप अच्छा रिस्पॉन्स देते हैं तो दोस्तों इस क्लास को आगे कंटिन्यू रखा जाएगा। ठीक है, तो प्लीज़ आप अपने एग्ज़ाम से पहले इन क्लास को ज़रूर देख कर जाइएगा। हम एग्ज़ाम से पहले लगभग 10-12 क्लास कर लेंगे। ठीक है, और आप कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये क्लास कैसी लगी। आज की इस क्लास का जो होमवर्क है तो आपको कमेंट करके बताना होगा कि निम्न में से कौन सा समूह कंप्यूटर के केवल इनपुट डिवाइस से संबंधित है। ठीक है, तो ये आपको 4 ऑप्शन दिए हैं, इसमें से बताना है कि कौन सा जो ग्रुप है तो वह आपका इनपुट डिवाइस से संबंधित है। ठीक है, आगे दोस्तों जब जैसे जैसे क्वेश्चन आएंगे हम उन क्वेश्चन को अच्छे से क्लियर करते जाएंगे तो आपके छोटे छोटे टॉपिक कंप्लीट होते रहेंगे। ठीक है, ये जो कंप्यूटर का टॉपिक है 10 से 12 टॉपिक है और ये टॉपिक दोस्तों आपके 3-4 लाइनों में खत्म हो जाते हैं। ठीक है, तो अगर आप अच्छे से पढ़ेंगे तो आपका कंप्यूटर से संबंधित कोई भी प्रश्न एग्जाम में गलत नहीं होगा। और ये कंपलसरी है दोस्तों कि आपको एग्जाम में कम से कम 5 से 6 प्रश्न देखने को ही मिलेंगे। चाहे हिस्ट्री से क्वेश्चन ना पूछे, इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन ना पूछे, पर दोस्तों कंप्यूटर से जरूर क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो प्लीज़ कमेंट करके बताएं कि आपको ये क्लास कैसे लगी। आई होप ये क्लास आपको पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक करिएगा, दोस्तों में शेयर करिएगा, और आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद।